नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच संस्कृत की 8वीं कक्षा को लेकर। हम सब ने अभी तक संस्कृत व्याकरण में महेश्वर सूत्र के बारे में, महर्षि पाणिनि के बारे में, प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं इस विषय में, और वर्णमाला में आने वाले जो वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप कह लीजिए संक्षिप्त रूप में ही चर्चा करी है और उसमें कुछ प्रश्नों को भी देखा है। लेकिन आज विस्तृत रूप से हमने जो कुछ भी पढ़ाई करी हुई है अभी तक के क्लासेस में, उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे यहाँ पर उन सब के विषय में एक बारी रिवीजन करेंगे, एक बारी पढ़ेंगे और आप खुद को भी समझ पाएंगे कि हाँ, हमने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है स्पर्श वर्ण है। पहला प्रश्न है स्पर्श वर्ण है। आपके सामने उत्तर है 27, 5, 24 या 25। आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, सोचिए। स्पर्श वर्ण है 27, 5, 24 या 25। हमने क्या देखा था, स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हमने पाया था कु, चु, टू, तू, पु। यहाँ पे कितने हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग में कितने कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। तो अगर पचम 25, तो स्पर्श वर्ण कितने हो गए हमारे? 25। स्पर्श वर्ण कितने हो गए हमारे? 25। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? डी। स्पर्श वर्ण है 25। स्पर्श वर्ण है 25। आप में से जितने लोगों ने भी 25 को सही समझा होगा, आपका उत्तर सही है। बाकी आप लोग वापस से ध्यान दीजिएगा, स्पर्श वर्ण कितने हैं। कभी भी अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो उसका उत्तर केवल एक ही होगा और वह होगा 25। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 क्या है? स्वर है। स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है? 13, 9, 11 या 64? 13, 9, 11 या फिर 64? तो स्वर है कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने वर्ण आए हमारे सामने? 9। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? अब तक आप लोगों ने अपने मन से भी उत्तर ये दे लिया होगा। तो स्वरों की संख्या होती है 9। स्वरों की संख्या होती है 9। स्वरों की संख्या होती है 9। संस्कृत में याद कर लीजिए, कभी भी यहाँ पे अटकना नहीं है। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर महेश्वर सूत्र का अन्य नाम है अक्षर समागनाय। बिल्कुल है ये नाम, अक्षर समागनाय है ये नाम। चलिए हमारे उत्तर देने के पहले आप लोग बताइए इसमें का सही उत्तर क्या होगा? अक्षर समागनाय, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र या फिर ये तीनों सभी? देखते हैं। अक्षर समागनाय बिल्कुल महेश्वर सूत्र का नाम है। प्रत्याहार सूत्र बिल्कुल, क्योंकि महेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहारों का जन्म होता है। प्रत्याहारों की रचना महेश्वर सूत्र से ही होती है, तो महेश प्रत्याहार सूत्र भी होगा। तीसरा है वर्णमाला सूत्र। वर्णमाला सूत्र, तो ये भी उत्तर आपका सही है। जब तीनों उत्तर सही हैं तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी सभी। डी सभी। महेश्वर सूत्र का अन्य नाम है सभी। इसके बाद हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान है। अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान है। अगर आपने पिछली क्लास में देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो हमने क्या देखा था? यंग मणना नाम नासिका चा। यंग मणना नाम नासिका चा। कहने का अर्थ पहले तो अंगा का उच्चारण स्थान है
नासिका। और नासिका चा का मतलब क्या होता है? पहले तो नासिका और चा का मतलब ये का वर्ग का अगर है, का वर्ग का यह वर्ण है तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, कंठ। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? नासिका प्लस कंठ। देखिए कौन सा उत्तर है आपका? पहला ही, कंठ और नासिका, ये आपका सही उत्तर है, कंठ और नासिका। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और नासिका। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हा वर्ण का वर्ग होता है। हा वर्ण का वर्ग होता है। का वर्ग, विसर्ग वर्ग, चा वर्ग या पा वर्ग। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कौन सा वर्ग आएगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर है आपका का। का वर्ग में हा का वर्ण, हा वर्ण का वर्ग होता है का वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ली वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या होगा भाई? कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ? सोचिए, सोचिए, कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ, क्या होगा इसका सही उत्तर? पहले गेस कीजिए फिर हम आपको बताते हैं। अगर आपने सूत्र देखा होगा, अगर आपने सूत्र देखा होगा तो क्या था हमारा सूत्र? लितु लसा नाम, लितु लसा नाम ओष्ठव, लितु लसा नाम, माफ कीजिएगा, लितु लसा नाम दंता था, लितु लसा नाम दंता था, लितु लसा नाम दंता। ठीक है, तो ना तो कंठ होगा, ना तो मूर्धा होगा, ना तो ओष्ठ होगा, सही उत्तर होगा हमारा ली वर्ण का उच्चारण स्थान दंत। क्या होगा? दंत। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण? 33, 42, 47 या 9? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा 42। सही उत्तर क्या होगा आपका? 42। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, विभेदीकरण, विस्तृतीकरण या फिर सभी? संक्षिप्तीकरण का छोटा करना, विभेदीकरण का मतलब विभेद करना, अलग करना, विस्तृतीकरण का मतलब उसको बढ़ाना, बड़ा करना, या फिर ये सभी? तो प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार सूत्र का अर्थ मैंने शुरू में बताया था, इसका काम होता है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा बना देना। प्रत्याहार का काम क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना। आपका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, लघुत्तम ध्वनि कहलाती है, लघुत्तम ध्वनि कहलाती है, वर्ण, वाक्य, शब्द, वाक्य। तो लघुत्तम ध्वनि क्या कहलाती है? बताइए आप लोग, लघुत्तम ध्वनि क्या कहलाती है? तो लघुत्तम ध्वनि कहलाती है वर्ण। सही उत्तर क्या होगा हमारा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या है, बताइए आप लोग। संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या है, बताइए। संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? अ, ई, उ और री और ली। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, फिर संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या है, संस्कृत वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या है। अगर ह्रस्व स्वर 5 हैं तो बच्चे कितने? बच्चे कितने? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, एक मात्रिक वर्ण कहलाता है, एक मात्रिक वर्ण कहलाता है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या फिर व्यंजन? तो इसका सही उत्तर होगा एक मात्रिक वर्ण कहलाता है ह्रस्व। क्या कहलाता है? ह्रस्व। क्या कहलाता है? ह्रस्व। एक मात्रिक वर्ण कहलाता है ह्रस्व। अगला प्रश्न है, द्विमात्रिक वर्ण क्या कहलाता है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या फिर व्यंजन? तो द्विमात्रिक वर्ण कहलाता है दीर्घ। क्या कहलाता है? दीर्घ। अगला प्रश्न है, ओम वर्ण में कितनी मात्रा है? अगला प्रश्न है, ओम वर्ण में कितनी मात्रा है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या फिर 4? तो हमने क्या पढ़ा था? ओम में प्लुत है और प्लुत में कितनी मात्रा होती है? 3। कितनी मात्रा होती है? 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्योमावसानः वर्ण है स्पर्श, अंतस्थ, अनुनासिक या स्पर्श? बताइए। तो कार्योमावसानः वर्ण है स्पर्श। ठीक है, जितने लोगों का उत्तर स्पर्श है उनके उत्तर सही है। अगला है, तालव्य के अंतर्गत क्या आता है? अ, क, श, श। ठीक है, तो ये तालव्य सा आपका, तालव्य वाला सा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, जिह्वा मूलीय वर्ण है, जिह्वा मूलीय वर्ण है। कौन कौन से होते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण? आपको पता है, जिह्वा मूलीय वर्ण का के पहले अर्ध विसर्ग जैसा लगा हो या खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा लगा हो तो ये कहलाते हैं जिह्वा मूलीय। तो क्या क्या विकल्प है? क, ल, प, फ। तो हमने अभी देखा, क्या देखा कि का और खा के पहले जहां पर अर्ध विसर्ग जैसी आकृति होती है उसी को जिह्वा मूली कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर अगला प्रश्न है, उपदमानीय वर्ण है। अगला प्रश्न है, उपदमानीय वर्ण है तो कौन सा होता है? आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। अर्ध विसर्ग जैसी चिन्ह या आकृति जब पा और फा के पहले आती है तो उपदमानीय होता है। तो यहाँ पे का है, खा है, ला है और पा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी, पा। क्या हो जाएगा? डी, पा। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में कितनी मात्रा होती है? अर्ध, 1, 2 या 3? तो व्यंजन वर्ण जैसे क है तो हमने पढ़ा है इसको कि का बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता। इसको लिखा कैसे जाएगा? क और आ। आप देखोगे का में एक स्वर भी सम्मिलित रहता है, इसलिए व्यंजन कैसी मात्रा होती है व्यंजन में? अर्धमात्रिक। कैसी होती है? अर्धमात्रिक। जिनका उत्तर अर्ध है उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर नहीं है, अ, ई, री या ऐ? आ भी ह्रस्व है, ई भी ह्रस्व है, री भी ह्रस्व है, लेकिन ऐ ह्रस्व नहीं है, यह दीर्घ है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, आई। क्या हो जाएगा? डी, आई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कहलाता है, अंतस्थ वर्ण कहलाता है य, र, ल, व, श, स, छ, त्रंग्या या फिर अनुस्वर? तो हमने पढ़ा है अंतस्थ वर्ण क्या है, आप लोग गेस कीजिए। अंतस्थ वर्ण है कौन सा है इसमें से? तो सही उत्तर है ए, या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण है या, रा, ला, वा, श, स, सा, छ, त्रंग्या, प, फ, ब। तो हमारे ऊष्म वर्ण है बी, ऊष्म वर्ण है बी। अगला प्रश्न है, कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है। ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है? ई, ईच नहीं, इचु यशानाम तालु होता है। अ, आ का
अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया। तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? कंठ, तालु, दंत, नासिका। सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। तो चा वर्ग कहाँ आता है आपका? तालु में, तालु के अंतर्गत इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो आपका बी उत्तर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, याद कीजिए, याद कीजिए। ए दय तो कंठ तालु, क्या पढ़ा था? तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। क्या होगा? कंठ तालु होगा। जिसका उच्चारण स्वतः हो, जिसका उच्चारण स्वतः हो वो क्या है? जिसका उच्चारण स्वतः हो वो क्या है? किस कीजिए इसमें से, जिसका उच्चारण स्वतः हो, तो वो है आपका स्वर। वो क्या है आपका? स्वर। स्वरों को बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, समान स्वर युग्म है। समान स्वर युग्म है। अ आ, ई, आ उ ई। आपको यहां पे दिख रहा होगा ए ऑप्शन, अ आ, ये समान स्वर युग्म है, समान स्वर युग्म है। अगला है मूर्धन्य है। अगला है मूर्धन्य है। बताइए कौन सा है इसमें से मूर्धन्य? कौन सा है इसमें से मूर्धन्य? या, श, व, ला। बताइए। तो आपका उत्तर है श। ये षटकोण वाला श आपका जो है ये मूर्धन्य है। ये कौन सा है? मूर्धन्य है। फिर अर्ध स्वर है, अंतस्थ, अच, विवृत या स्पर्श। अर्ध स्वर कौन से हैं बताइए इसमें से? अर्ध स्वर इसमें से कौन से हैं? तो अर्ध स्वर है अंतस्थ। क्या होगा आपका उत्तर? अंतस्थ। तालव्य कौन सा है इसमें से? ए बी सी डी में से तालव्य कौन सा है बताइए? तो आपका ये जो डी विकल्प है, ये वाला श, ये आपका तालव्य श है। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि इन 3 प्रश्नों में कितने नंबर आपने सही टिक किए हैं, या 30 नंबर में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस क्लास में आप लोगों के जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।